नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी है और कहानी का नाम है छुट्टी। टैगोर ने अपने समय के समाज के पात्रों को इतनी सजीवता से लिखा है कि पर्दे पर चलचित्र की भांति आंखों के समक्ष अंकित होने लगती है। विश्व कथा साहित्य में सर्वोच्च स्थान बनाकर रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश के मस्तक को ऊंचा किया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। छुट्टी। प्रस्तुत कहानी में एक कुमार वयस्क के बच्चे की मनस्थिति का वर्णन है, जो गांव के स्वच्छंद वातावरण में रहने का आदी है, जो शहर की चकाचौंध भरे चमक दमक वाले जीवन से आकर्षित होकर अपने मामा के साथ शहर के लिए चला तो गया। गांव में उसकी माँ और भाई था। शहर में जाने पर आगे क्या हुआ? शहर में अपने आप को एडजस्ट कर पाया? क्या शहर में उसका स्वागत हुआ? आगे क्या होता है, आइए कहानी में पढ़ते हैं। पलकों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में फौरन एक नई लहर दौड़ गई। नदी के किनारे एक काफी बड़ा साखू का लट्ठा पड़ा था। उससे मस्तूल बनाना तय हुआ था। अब सब लड़कों ने निश्चित किया कि खेल खेल में उस लट्ठे को सब मिलकर लुढ़काते हुए ले चले। फिर जिस आदमी की लकड़ी है, जब वो उससे कुछ काम लेने के लिए आएगा तो उसे कितना आश्चर्य होगा, कैसा झुंझलाएगा, वो कितना परेशान होगा। इन सब बातों को सोचकर सभी लड़कों ने फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में जो नई आइडिया आई थी उसका अनुमोदन किया। कठोर जी करके सभी लोग इस कार्य में लगने को तैयार हो ही रहे थे, तभी फटिक का छोटा भाई माखन बड़ी गंभीरता से उस लट्ठे पर आकर बैठ गया। एक ने आकर डरते डरते उसे थोड़ा धकेला भी, पर वह जरा भी बेचैन न हुआ। तब फटिक उसके पास आया और रौब दिखाकर घुड़की लगाई। सुन, उठ यहाँ से, वरना मार खा जाएगा माखन। उठ, उठ जल्दी से। इस पर माखन और भी अधिक हिला डुला, फिर स्थायी रूप से उस आसन पर जमकर बैठ गया। ऐसी हालत में सर्वसाधारण के सामने अपने नेता वाले सम्मान के लिए फटिक का यह कर्तव्य था कि वह अपने ढीठ भाई के गाल पर एक तमाचा जड़ दे, परंतु उसे हिम्मत न पड़ी। फिर उसने मुंह बनाया मानो वह चाहे, फिर उसने यूं मुंह बनाया मानो वह चाहे तो उसे अभी सही कर दे, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि पहले से भी एक बढ़िया खेल उसके दिमाग में आया है और जो ज्यादा रोचक है। फटिक ने अपने मित्रों को सुझाव दिया कि क्यों न माखन सहित ही उस लट्ठे को लुढ़काया जाए। माखन ने सोचा, इसमें तो उसका सम्मान ही है। लड़कों ने कमर कसकर लुढ़काना आरंभ कर दिया। मारो ठेला है वो, है यो, शाबाश जवानों, है यो। लट्ठा एक चक्कर घूम भी न पाया कि माखन अपनी गंभीरता गौरव समेत जमीन पर आ गिरा। खेल के आरंभ में ही ऐसी आशा के अनुरूप परिणति पाकर लड़के बहुत खुश हो उठे, किंतु फटिक कुछ घबरा सा गया। माखन फौरन अपनी जमीन का बिछौना छोड़ फटिक पर ही टूट पड़ा और किसी अंधे की प्रकार ताबड़तोड़ मारने लगा। उसका नाक मुंह नोच खसोट कर रोते रोते घर की ओर भागा। कुछ कांस के पौधे उखाड़कर हाथ में लिए एक आधी डूबी नौका की गलई पर जाकर फटिक बैठ गया। खामोश बैठा बैठा कांस की जड़ को चबाने लगा। इतने में किसी दूसरे देश से एक नौका आकर घाट पर लगी। उसमें से खिचड़ी मूछे और पके हुए बाल लिए एक अधेड़ सज्जन उतर आए। उन्होंने बच्चे से पूछा, चक्रवर्तियों का घर किधर है बच्चा? लड़के ने कांस चबाते हुए बताया, वो रहा उधर। लेकिन किस तरफ उसने इशारा किया कोई जान न सका। सज्जन ने दोबारा पूछा, किधर? पता नहीं। इतना कहकर पहले की तरह वह घास की जड़ के रस चूसने लगा। वह बाबू तक दूसरे लोगों की मदद लेकर चक्रवर्तियों के घर की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर में ही बागा बागदी ने आकर कहा, फटिक भैया, माँ जी बुला रही है। नहीं आऊंगा मैं। बागा ने उसे जबरानी गोद में उठा लिया और फटिक मारे खींच के बेकार ही हाथ पैर पटकता रहा। फटिक को देखती माँ आग बबूला सी हो उठी, कहने लगी, क्या तूने फिर माखन को मारा है? मैंने नहीं मारा। फिर से झूठ बोलता है। बिल्कुल नहीं मारा। माखन से पूछा था आपने? माखन से पूछते उसने पहले से ही की हुई शिकायत का समर्थन करते हुए कहा, हाँ मारा है। अब फटिक से बिल्कुल न सहा गया। तेजी से लपक कर उसने माखन के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, फिर झूठ बोला तूने? माँ ने माखन की तरफदारी लेकर फटिक को जोर से झंझोड़ डाला और उसकी पीठ पर 2-3 तमाचे जड़ दिए। फटिक ने माँ को धक्का दे दिया। माँ चिल्लाकर बोली, अरे तू मुझ पर हाथ उठाता है? इसी वक्त वह अधेड़ सज्जन घर में आकर बोले, यह क्या हो रहा है तुम लोगों में?
फाटक की माँ हैरत और आनंद से विह्वल होकर बोल पड़ी, अरे ये तो दादा आ गए। कब आए दादा? कहकर उन्होंने अपने भाई को नमस्कार किया। दादा नौकरी करने काफी दिन पहले पश्चिम चले गए थे। इस बीच फटीक की माँ के दो बच्चे हुए। बच्चे काफी बड़े हो गए थे। उनके पति का देहांत हो गया था, लेकिन दादा एक बार भी अपनी बहन से मिलने नहीं आए। आज काफी दिनों बाद अवसर पाकर अपनी बहन से मिलने आए हैं। फिर कुछ दिन बड़े आनंद से बीते। आखिर में विदा होने के दो एक दिन पहले विश्वंभर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की शिक्षा और उनके मानसिक विकास के विषय में पूछा। जवाब में उन्हें सुनने को मिला कि फटिक कहना नहीं मानता, नटखट और शैतान है। पढ़ने में बिल पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता। माखन शांत और सुशील है, पढ़ने लिखने में भी तेज है। उनकी बहन ने कहा, फटिक से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ भाई। सुनकर विश्वंभर बाबू ने सुझाव दिया कि वे फटिक को कलकत्ता ले जाएंगे और अपने पास रखकर उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करेंगे। विधवा इस सुझाव पर एकदम राजी हो गई। उन्होंने फटिक से कहा, क्यों रे फटिक, मामा के साथ कलकत्ता जाएगा? फटिक ने यह सुना तो उछल पड़ा, हाँ हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। हालांकि फटिक को विदा करने में उसकी माँ को कोई आपत्ति न थी, क्योंकि उसको सदैव यही भय बना रहता था कि किसी न किसी दिन वो माखन को पानी में धक्का न दे दे, या फिर सिर ही न फोड़ दे, अथवा और कोई दुर्घटना न कर बैठे। फिर भी फटिक के जाने का ऐसा आग्रह देखकर उसका हृदय वेदना से भर उठा। उसे लगा कि फटिक उससे दूर जाने के लिए कितना लालयित है। फटिक ने, मामा कब जाओगे, किस समय रवाना होगे, पूछते पूछते मामा को परेशान कर डाला। मारे खुशी के उसे रात्रि को नींद नहीं आई। आखिर में रवाना होते वक्त खुशी से भरकर वह अपनी बंसी, पतंग और चरखी माखन को प्रयोग करने का पूरा हक देते हुए सौंप गया। कलकत्ता में ननिहाल पहुंचकर सबसे पहले तो फटिक की मामी से मुलाकात हुई। अपने परिवार में अनावश्यक वृद्धि से मामी प्रसन्न हुई थी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वह अपने 3 लड़कों के साथ अपनी रुचि के अनुसार अपनी गृहस्थी चला रही थी। सहसा इस सब के मध्य एक 13 वर्ष के अपरिचित अशिक्षित देहाती लड़के को छोड़ देने से घर में तूफान की सी संभावना हो गई। विश्वंभर की उम्र ज्यादा हो चुकी है। उसने सोचा, इतनी उम्र हो जाने के बाद भी इसे तनिक भी अक्ल नहीं आई है। खास तौर से 13-14 वर्ष के लड़के के समान संसार में दूसरी कोई बला ही नहीं। न तो वह घर की शोभा होता है, न किसी कार्य के काबिल है, न तो उसे देखकर प्रेम ही उमड़ता है, और न ही उसकी सोबत ही किसी के लिए सुखकर होती है। उसके मुंह से अगर तोतली बोली निकले तो लोग समझेंगे कि वह बन रहा है। साफ साफ स्पष्ट बातचीत करने लगे तो कहेंगे कि बुजुर्गों की नकल करता है, और उसका लोगों के साथ बातचीत करना भी उसकी ढिठाई समझा जाता है। कपड़े लत्तों का ख्याल किए बिना अचानक ही बड़े भद्दे ढंग से उसका बढ़ते जाना भी लोगों के नजर में एक आवारा उद्दंडता सी ही लगती है। उसके बचपन की कोमलता और कंठ की मिठास अगर नहीं बनी रहती तो लोग इसके लिए भी उसी को अपराधी मानते हैं। बचपन और जवानी के बहुत से दोष क्षमा किए जा सकते हैं, किंतु इस उम्र की कोई स्वाभाविक सहज गलती भी असहनीय प्रतीत होती है। वह स्वयं भी मन ही मन समझने लगता है कि दुनिया में कहीं भी किसी से उसकी नहीं बन सकती, और इस वजह से वह हमेशा लज्जित और याचक सा बना रहता है। हालांकि इसी उम्र में प्रेम पाने के लिए मन में कुछ अधिक बेचैनी होती है। इस वक्त अगर वह किसी सहृदय आदमी से स्नेह, प्यार, लाड़ दुलार या साथ पा जाए तो उसके आगे वह बेझिझक सा जाता है, मगर उससे कोई लाड प्यार करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाए तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। इसलिए उसका रंग रूप या हाव भाव कुछ कुछ बिन मालिक के रास्ते के कुत्ते जैसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में माँ के घर के अलावा कोई भी अनजान जगह बालक के लिए नरक के समान होती है। चारों तरफ का स्नेह शून्य अनचाहापन उसको कदम कदम पर कांटों की तरह चुभता है। खास तौर से इस आयु में नारी जाति किसी श्रेष्ठ स्वर्गलोक की दुर्लभ प्राणी सी लगती है। इसीलिए किसी स्त्री की उपेक्षा मिलना उसके लिए बड़ा ही असहनीय हो जाता है। फटिक को सबसे ज्यादा यह बात अखरने लगी कि मामी की स्नेह शून्य आंखों में वह किसी अशुभ ग्रह सा खटकने लगा है। कभी कभी यदि मामी उससे किसी काम के लिए कहती तो वह मारे प्रसन्नता के फूला न समाता। उस खुशी में वह जरूरत से ज्यादा काम कर डालता। अंत में जब मामी उसके उत्साह पर पानी डालती हुई कहती, बस अब रहने दे, काफी हो गया, जाकर अब अपने काम में ध्यान दे, जा पढ़ लिख,
तब उसे अपने मानसिक प्रगति के विषय में मामी का इतना ज्यादा ख्याल कठोर और बेरहमी सा लगता है। घर में ऐसा अपमान था और बाहर भी सांस लेने की कोई जगह न थी। चारों तरफ दीवारों से घिरे रहते रहते उसे बार बार अपने गांव की याद आने लगती। काफी बड़ी सी पतंग को उड़ाने के लिए बड़ा सा मैदान, अपने बनाए हुए अर्थहीन गीत को मनमाने राग में गाते हुए उद्देश्यहीन भटकने के लिए वह नदी का किनारा, दिन में जब दिल में आए तब कूद कर तैरने के लिए वह संकरी सी नदी, अपना वह लड़कों का गिरोह, उधम और आजादी, अन्यायी माँ उसके बेबस दिल को दिन रात अपनी ओर आकर्षित किए रहते। जानवरों सा एक सहज प्रेम, सिर्फ निकट जाने की एक अंध प्रवृत्ति, सिर्फ एक अनदेखे के लिए अव्यक्त बेचैनी, गोधूली के वक्त माँ से बिछड़े बछड़े की तरह एक हृदय से निकला हुआ माँ माँ पुकारता हुआ मौन क्रंदन, यह सब उस शर्मिंदा शंकित दुबले लंबे बदसूरत बालक के दिल में केवल उमड़ते ही रहते थे। स्कूल में इतना मूर्ख और पढ़ने से जी चुराने वाला कोई दूसरा लड़का नहीं था। कोई बात पूछने पर वह मुंह बाएं खड़ा रह जाता। मास्टर जब मारना आरंभ करते तो बोझ से लदे थके गधे की तरह खामोश सब सह लेता। जब भी लड़कों को खेलने की छुट्टी मिलती तब वह खिड़की के समीप खड़ा खड़ा दूर के मकानों की छतों को देखा करता। जब दोपहर की धूप में किसी भवन की छत पर दो एक लड़के लड़कियां खेल के बहाने दिखाई पड़ जाते थे तो उसका दिल बेचैन हो उठता था। एक रोज उसने मन में दृढ़ निश्चय कर बड़ी हिम्मत बांधकर मामा से पूछा था, मामा, माँ के निकट कब जाऊंगा? स्कूल में छुट्टी तो होने दो। मामा ने कहा, कार्तिक में दुर्गा पूजा होगी ना, अभी तो काफी दिन है। फटिक से एक दिन स्कूल की किताबें खो गई। एक तो यूं ही पाठ याद नहीं होता, उस पर पुस्तक खोकर वह एकदम असहाय सा हो गया, लाचार बेबस। मास्टर साहब रोज उसे बेधड़क मारने पीटने और उसकी बेइज्जती करने लगे। स्कूल में उसकी ऐसी स्थिति हुई कि उसके ममेरे भाई भी उसके साथ अपना रिश्ता स्वीकार करने में शर्मिंदगी अनुभव करने लगे। फटिक की किसी भी बेइज्जती पर वे दूसरे लड़कों से अधिक खुशी जाहिर करते थे। जब उससे आगे और न सहा गया तो एक दिन मुजरिम सा बनकर अपनी मामी के सामने डटकर उसने कहा, मेरी किताबें खो गई हैं। मामी के होठों के छोर पर आक्रोश की रेखा अंकित हो गई। अच्छा, अच्छा ही किया। मैं तुम्हारे लिए महीने में 5-5 बार पुस्तकें नहीं खरीदा सकती। फटिक बिना कुछ कहे चुपचाप लौट आया। वह दूसरों का पैसा खर्च कर रहा है, इस ख्याल से वह अपनी माँ पर बहुत बिगड़ उठा। क्यों माँ ने उसे यहाँ पर भेज दिया? अपनी दीनहीन हालत में वह मिट्टी में गड़ सा गया। स्कूल से लौटकर उसी रात को उसके सिर में दर्द उठा और बदन में सरसराहट होने लगी। वह जान गया कि उसे बुखार चढ़ गया है। साथ ही वह इस बात को महसूस करने लगा कि बीमारी में मामी के लिए वह फालतू और बेकार की विपत्ति बन जाएगा। वह महसूस कर रहा था कि मामी इस बीमारी को किस तरह अनावश्यक बखेड़े के रूप में देखेगी। बीमारी के वक्त ऐसे निकम्मे बुद्धू बालक को दुनिया में अपनी माँ के अलावा किसी और से सेवा नहीं मिल सकती है। यह बात सोचते सोचते उसे बड़ी शर्म आने लगी। अगले रोज सवेरे फटिक कहीं भी दिखाई न पड़ा। चारों तरफ ढूंढने में लोगों को नाहक बहुत परेशान होना पड़ा, भीगना भी पड़ा। आखिर में जब कहीं भी उसका पता न लगा तो विश्वम्बर बाबू ने थाने में खबर दे दी। पूरे दिन के पश्चात शाम को एक गाड़ी विश्वम्बर बाबू के मकान के सामने आकर खड़ी हो गई। उस वक्त भी निरंतर बारिश हो रही थी। सड़क पर घुटनों तक पानी था। पुलिस के 2 सिपाहियों ने मिलकर फटिक को गाड़ी से उतारा तथा विश्वम्बर बाबू के पास पहुंचाया। सिर से पैर तक शरीर भीगा हुआ तथा बदन भर कीचड़ में सना हुआ। मुख और आंखें लाल हो गई थी और वह थर थर कांप रहा था। विश्वम्बर बाबू उसे गोद में उठाकर अंदर ले गए। मामी उसे देखते ही बोल उठी, क्यों जी, पराए लड़के के लिए क्यों जान मुसीबत में डाले हुए हो? अब इसके घर क्यों नहीं पहुंचा देते इसे? हकीकत में दिन भर इसी फिक्र में उन्होंने ठीक तरह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। अपने लड़कों पर भी नाहक काफी गुस्सा उतार चुकी थी वो। फटिक रो ही पड़ा, बोला, मैं तो माँ के पास ही जा रहा था, यही लोग मुझे वापस लौटा लाए। लड़के का बुखार काफी तेज हो चुका था। रात भर आए बाय बकता रहा। विश्वम्बर बाबू जाकर डॉक्टर को बुला लाए। फटिक ने एक बार अपनी लाल लाल आंखें खोलकर ऊपर छत की धनियों की ओर सोनी तथा गहरी दृष्टि से देखा और कहा, मामा जी, मेरी छुट्टी हो गई है क्या? विश्वम्बर बाबू ने रुमाल से आंसू पोंछे। प्रेम और वात्सल्य से
फटीक के जलते हुए पतले हाथ को अपने हाथों में लिए उसके समीप बैठे रहे। फटीक फिर बड़बड़ाने लगा, माँ, मुझे मत मारो माँ, सच कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है माँ। अगले दिन कुछ देर के लिए उसे होश आया तो फटीक किसी की आशा में कमरे में चारों तरफ पथराई आंखों से देखने लगा। निराश होकर खामोश दीवार की तरफ करवट बदल कर लेट गया। विश्वम्बर बाबू ने उसके दिल की बात ताड़ ली और उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीमी आवाज में बताया, फटीक, तेरी माँ को बुलवाया है बेटा। उसके बाद वाला दिन भी गुजर गया। डॉक्टर ने चिंतित और उदास स्वर में कहा कि बच्चे की स्थिति बहुत खराब है। विश्वम्बर बाबू टिमटिमाती हुई दिए की तरह रोशनी में रोगी के सिरहाने बैठकर फटीक की माँ की प्रतीक्षा करते रहे। फटीक जहाज के खलासियों की तरह उन्हीं के स्वर में कहने लगा, एक बाँव मिला नहीं, दो बाँव मिला नहीं। कलकत्ता आते समय कुछ रास्ता उसे स्टीमर में तय करना पड़ा था। उसे स्टीमर के खलासी रस्सी डालकर गाने के स्वर में पानी की गहराई नापते थे। फटीक भी अपनी बड़बड़ाहट के झोंके में उन्हीं की नकल मारता हुआ करुण स्वर में जैसे पानी की गहराई नाप रहा था। जिस अपार समुद्र में बच्चा यात्रा कर रहा था, वहां कहीं पर भी रस्सी डालकर उसकी थाह नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही वक्त में फटीक की माँ आंधी की तरह कमरे में पहुंची और ऊंचे स्वर में रो पड़ी। विश्वम्भर ने बड़ी कठिनता से बहन को रोने से रोका तो वह अपने फटीक के बिस्तर पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और जोर जोर से पुकारने लगी, फटीक, मेरे बच्चे, मेरे मुन्ना, मेरे बेटे, फटीक रे। फटीक ने मानो बड़ी सरलता से सुन लिया और इस पुकार का उत्तर भी दे दिया। है? माँ ने फिर पुकारा, अरे मेरा फटीक रे, मेरा लाल, मेरा बचुआ रे। फटीक ने धीरे से करवट बदली और किसी खास आदमी की ओर लक्ष्य न करते हुए धीमे और गंभीर स्वर में कहा, माँ, अब मेरी छुट्टियां पड़ गई है माँ, घर आ रहा हूं मैं अब माँ। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी छुट्टी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। एक लाइक कीजिएगा। कहानी पर अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या मामी का व्यवहार असंगत था? क्या मामा का व्यवहार सही था? इतने उसके खुद के 3 बच्चे के होते हुए एक बच्चे को और उसने लाकर मामी को बोझ बढ़ा दिया था। क्या मामा का व्यवहार सही था? क्या माँ को फटीक को अपने से दूर शहर में भेज देना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।